यस एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे हमारी बातें चल रही थी, राइट जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म तक पहुंच चुके हैं। कल हमने एक जनरल क्वेश्चन देखा भी था और समझा भी था। अगर आप लोगों के पास में वाले नोट्स नहीं हैं तो आप मुझसे वाले नोट्स मांग लीजिए। ऑल्टरनेटिवली ये वाले नोट्स यूट्यूब वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आपको ये वाले नोट्स रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम मिल जाएगा। बात करते हैं इस चैप्टर को हमने पढ़ा किस तरह से है उसकी। हमने इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 3 के रूप में स्टार्ट किया था। हमारा ये पहला ही चैप्टर है। शुरुआत के 2 चैप्टर इंट्रोडक्शन के, उसके अंदर हमने ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करी थी। रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 31, सॉरी क्लॉज 31, जहां पे हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक बार सब लोग रिकॉल करेंगे। पर्सन में फर्स्ट कौन आता है? इंडिविजुअल। फिर कौन आता है? एचयूएफ, देन कंपनी, देन फर्म। ये 4 लोग। उसके बाद एओपी और बीओआई, देन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये जुरिडिकल पर्सन है, जुडिशियल गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आगे बढ़े तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दिख रहा है, अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो हमने कहा था 2 तरह की कंडीशन होती है। पहली होती है बेसिक कंडीशन और दूसरी होती है एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुकना है हमें? 182 दिन। और बेसिक कंडीशन नंबर 2 प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुकना है हमें? 60 दिन। और उसके पिछले 4 सालों में कितने दिन रुकना है? 365 दिन। राइट है। वंस अगेन, पहले क्या बोला था? पिछले साल में कितने दिन रुकना है, और दूसरा क्या बोला? पिछले साल में 60 दिन और उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन। ठीक है। अभी इसके बाद में उन्होंने बोला कि अगर ये दोनों कंडीशन आपने देख ली हो तो उसके बाद हम लोग देखेंगे एडिशनल कंडीशन। 2 तरह की एडिशनल कंडीशन हमने देखा था। 10 साल में कितने साल के लिए रेजिडेंट होना है? 2 साल के लिए। पिछले 7 सालों में कितने दिन के लिए रहना है? 730 दिन के लिए। यहां पर हमने देखा था कि इसके 3 तरह के स्टेटस बनते हैं। पहला क्या बनता है? ओआर। दूसरा क्या बनता है? एनओआर। तीसरा क्या बनता है? नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए हमें क्या करना होता है? एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन। तो क्या बन जाएगा व्यक्ति? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर 1 बेसिक कंडीशन 1 और नन एडिशनल कंडीशन पूरी करता है तो क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और एक भी बेसिक कंडीशन पूरी ना करे तो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो 3 तरह की बातें यहां पे हो रही है। पहला क्या? 1 बेसिक और 1 बोथ एडिशनल। दूसरा क्या? 1 बेसिक और 1 और नन एडिशनल। और तीसरा क्या? नो बेसिक, है ना। तो ऑर्डिनरी बनेगा कब? एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए। 1 बेसिक एंड बोथ एडिशनल। 1 बेसिक एंड 1 और नन एडिशनल क्या बनेगा? एनओआर। नो बेसिक कंडीशन क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। उसके बाद में हम लोग आ गए थे एक्सेप्शन ऑफ बेसिक कंडीशन नंबर 2। एक्सेप्शन ऑफ बेसिक कंडीशन नंबर 2। यहाँ पे हमने 3 तरह के एक्सेप्शन पढ़े थे। 2 तो पढ़े थे इंडियन सिटीजन और इंडियन सिटीजन एंड ओरिजिन के, राइट है। इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है, इफ इंडियन सिटीजन लिविंग आउटसाइड इंडिया, और या फिर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट टू इंडिया, है ना। इन दोनों कंडीशन में हमें क्या देखना है? 182। और इधर क्या देखना है? 182। लेकिन एक और बात हमने देखी थी कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है, ऊपर वाले में से कोई भी, और उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है। बोले सर ऐसा थोड़ी बोला था आपने, तो बोला था अदर देन फॉरेन सोर्स। तो अदर देन फॉरेन सोर्स का क्या मतलब हुआ? इंडियन सोर्स। कितने रुपए से ज्यादा है तो आपको कितने दिन देखने? 120 दिन देखने। कितने दिन देखने? किसकी बजाय 120 दिन देखने? 60 की बजाय कितने दिन देखने? 120 दिन देखना है। ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे। ये तो हमने अलग से पढ़ ही लिया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है ये हमने अलग से देख लिया है वैसे भी, है ना। एन इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड रेजिडेंट इन द बिलो केस, है ना। ये हमने शायद अलग से नहीं पढ़ा था, अभी देख लेते हैं। इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया। टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 15 लाख इन प्रीवियस ईयर। उसकी टोटल इनकम कितनी है? 15 लाख।
नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, किसी और कंट्री या किसी और टेरिटरी में वो टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं है किसी भी रीजन से, ठीक है। या फिर इंडियन ओरिजिन का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीम्ड रेजिडेंट, क्या बोलेंगे उसको, कब, वो कंडीशंस तो हमने पढ़ी ली थी, हाँ? ये वही बात को अपने अलग शब्दों में इन्होंने करा है, वही चीज जो हमने ऊपर पढ़ी थी, मुझे लगा कुछ छूट गया है, बट छूटा कुछ नहीं है, डन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने किसका स्टेटस देखा था, एचयूएफ का। एचयूएफ का स्टेटस तीन होता है, ओआर, एनओआर और एनआर। ओआर, एनओआर और एनआर में हमने देखा था कि पहले हमें देखना है बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्या देखा था हमने, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली इन इंडिया हो तो रेजिडेंट, फुली आउटसाइड इंडिया हो तो, है ना, पार्टली इन इंडिया और पार्टली आउटसाइड इंडिया हो तो रेजिडेंट। तीनों बातें हमने देख ली थी, बोलो हाँ है ना, यस और नो, डन। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एक सेकंड इसको बंद कर देता हूं। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली इन इंडिया हो तो रेजिडेंट, फुल्ली आउटसाइड इंडिया हो तो नॉन रेजिडेंट, पार्टली इन इंडिया और पार्टली आउटसाइड इंडिया हो तो रेजिडेंट हो जाएगा। फिर हमने डिस्कशन किया था कि रेजिडेंट तो बन गया, अब रेजिडेंट बनने के बाद क्या होगा, तो उन्होंने बोला एडिशनल कंडीशन कौन पूरी करेगा, तो कर्ता। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर ले, वंस मोर क्या बोला, अगर कर्ता दोनों, तो क्या बन जाएगा वो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और कर्ता अगर एडिशनल कंडीशन पूरी ना करे तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यस और नो, यस सर। फिर हम लोग आ गए थे, है ना, हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, तो या तो क्या बनेगी रेजिडेंट, या तो क्या बनेगी, अब रेजिडेंट कब बनेगी, फर्म, एओपी, बीओआई। रेजिडेंट इन इंडिया कब बनेगी, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली और पार्टली इन, या तो होली इन इंडिया हो या फिर पार्टली इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट कब बनेगी, where control or management of the affairs is situated wholly outside India, the firm, AOP or BOI would become a non-resident, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अभी कंपनी जो है, कंपनी, इंडियन कंपनी हमेशा क्या रहेगी, रेजिडेंट। इंडियन कंपनी हमेशा क्या रहेगी, रेजिडेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाली बात मैंने आपको अलग से लिखवा दी थी ना, कि कंपनी दो तरह की होती है, वो इसमें आई क्यों नहीं, इसमें आ जानी चाहिए थी। नोट्स तो सही भेजा है, ठीक है, हाँ ये तो इनकम है, चलो कोई बात नहीं। वैसे आपको हमने तो डिस्कशन तो कर ही लिया था, कंपनी कितने तरह की होती है, दो तरह की। पहले कौन सी कंपनी होती है, इंडियन कंपनी। इन्होंने क्या बोला, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज कंसिडर एज, अच्छा कंपनी का स्टेटस कितने तरह का होता है, दो तरह का, कौन कौन सा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इंडियन कंपनी हमेशा क्या होगी, रेजिडेंट। और फॉरेन कंपनी की बात करें, अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो हमें क्या देखना होगा, पीओईएम। पीओईएम का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया हो, पूरी तरह से, तो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट, ठीक है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड टू मीन प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। मीन्स टू से, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया हो जाए तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट मानी जाएगी, अदरवाइज क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। इसको हमने अलग तरीके से लिख लिया था वैसे भी। अब ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का बहुत सारा मतलब बता रहा है। हम लोग आ जाते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन। किसमें आ गए हम लोग, अदर पर्सन। अदर पर्सन में कौन कौन आ गए, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इफ its affairs are situated either wholly or partially in India। तो क्या बोलेंगे इनको, बाकी सब आ गए, तुमने पूछा भी था सर बाकी वालों का क्या, बाकी वालों का यही सेम, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम की, वंस मोर। अब किसकी बात कर रहे हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम दो तरह की होगी, या तो क्या होगी, इंडियन इनकम, या तो क्या होगी, फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम हमेशा टैक्सेबल रहेगी। फॉरेन इनकम के तीन केसेस हैं, रेजिडेंट के केस में क्या होगा, टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट के केस में
लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तभी टैक्सेबल होगा इफ बिजनेस और प्रोफेशन इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया। यस सर कि नो सर? यस सर। अगला है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या होता है। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए इसको, पढ़िए इसको एक बार। मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन करी है, एक बार पढ़िए इसको। अब ये क्या बोल रहा है समझना, ये बोल रहा है कि ऑल असेसी आर लाइबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड और बाय देम इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर और इट्स प्लेस ऑफ, है ना। यहाँ पे कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन दी टोटल इनकम ऑफ असेसी इमीडिएटली ऑन इट्स एक्चुअल और डीम्ड रिसिप्ट। सपोज पैसा आया, है ना, या तो पैसा आया या हमने पैसा अकाउंट में बुक कर दिया है, या तो पैसा आना ड्यू हो गया है या फिर पैसा रिसीव हो गया है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एसएससी इमीडिएटली ऑन इट्स एक्चुअल और डीम्ड रिसिप्ट। या तो एक्चुअल रिसिप्ट हो गई या फिर डीम्ड रिसिप्ट हो गई। रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट मतलब पैसा आना, है ना। अभी सपोज करो कि मान लो तुम मुझे फीस देने वाले हो, ठीक है, ये मुझसे पैसे मांगता है, मैंने बोला कि तुम इसको पैसे दे देना, बात खत्म। मुझे फीस मिली कि नहीं मिली? पैसा मेरे खाते में तो आया ही नहीं, लेकिन मेरे खाते में एक पर्सन था जो ये बोल रहा था कि मैं उसको पैसे देने वाला हूं, है ना। मेरे लिए वो क्रेडिटर था, मेरा क्रेडिटर है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली ये भी तो मेरी इनकम है। तो ये आगे जाके इस तरह के हम लोग बहुत सारी डिस्कशन और बातें करने वाले हैं, है ना। अब एक वर्ड आता है इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ये आपको दिमाग में आया होगा, सर इस वर्ड का मतलब क्या है ना। इनकम तीन तरह की होती है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, फिर अक्रू इन इंडिया, फिर अराइज इन इंडिया। तीन तरह की होती है, याद आ रहा है क्या? फिर से एक बार, कितने तरह की होती है? तीन तरह की। कौन कौन सी? रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू इन इंडिया, अराइज इन इंडिया। तीन तरह की होती है, बोलो हाँ है ना। है ना। तो यहां पे एक वर्ड आया था डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया, का क्या मतलब हुआ, है ना। मान लिया जाएगा, माना कैसे जाएगा? तुमने फीस दी यहाँ पे, नहीं, मैं मान लू भी दे दी। मजा आ रहा है कि हाँ सर मान लो दे दी। मैं पूछ रहा हूं कि डीम्ड का मतलब क्या? आप या तो रिसीव्ड होगी या तो नॉट रिसीव्ड होगी। कैसा, कैसे मैं कैसे मान लूंगा? कब तुमने मुझे फीस दी है, कब मानी जाएगी? मतलब मेरी इनकम कब होगी? जब तुम दोगे। तो यानी कि डीम टू बी रिसीव्ड एंड अक्रू का मतलब कुछ तो है जो हमसे छुपाया गया है। तो आज समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको, ये अक्रू और अराइज की बात चल रही है यहाँ पे ना, अक्रू और अराइज की बात चल रही है कि कब डीम टू अक्रू और डीम टू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। वो है या नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो समझना, यहां पे वर्ड को अच्छे से समझना। मैं पढ़ रहा हूं, अब साथ में देखेंगे। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू एन एसएससी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्चुअली तो क्या हो रहा है, जो इनकम अक्रू अराइज हो रही है वो एक्चुअली कहां हो रही है? आउटसाइड इंडिया। सीमा इधर देखना कि एक्चुअली क्या हो रहा है, अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब मेन बात शुरू हो रही है। मतलब देखो, डीम टू रिसीव नहीं कर रहा मैं, पहले मैं डीम टू अक्रू अराइज बोल रहा हूं। डीम टू अक्रू अराइज वर्ड का मतलब है एक्चुअली तो बाहर हो रही है, लेकिन इनमें से कुछ एक इंडिया में हो, इनमें से एक क्या हो? इंडिया में। जैसे थ्रू और फ्रॉम
any business connection in India, through or from any property in India, through or from any asset or source of income in India, through the transfer of capital asset situated in India. इनमें से अगर कुछ भी हो, क्या बोला मैंने, इनमें से अगर कुछ भी हो तो उसे क्या माना जाएगा, डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया. क्या माना जाएगा, एक बार फिर से, ठीक है. इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन outside India, through or from any property in India, through or from any source or income in India, through the transfer of capital assets situated in India. ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या माना जाएगा, would be deemed to accrue arise in India. अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी और आएंगे कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कुछ पॉइंट्स अभी और आएंगे, वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो आप लिखना शुरू करो. अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे, वही एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा था. यहाँ पे एक वर्ड है बिजनेस कनेक्शन. क्या वर्ड है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन. तो हेडिंग लगाएं, इनके अलावा, ये तो हो गया अक्रू अराइज इन इंडिया, इनके अलावा लगाएं बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मींस, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मींस, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मींस. क्या वर्ड लिखा आपने अभी, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मींस डैश ब्रांच इन इंडिया, फैक्ट्री इन इंडिया, ब्रांच इन इंडिया, फैक्ट्री इन इंडिया, ब्रांच इन इंडिया लिख दिया, फैक्ट्री इन इंडिया लिख दिया है जी, ओके. लिखें एजेंसी इन इंडिया, एजेंसी इन इंडिया, लाइजन ऑफिस इन इंडिया, लाइजन LAISON. अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, नहीं वो अलग है ना, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी की ब्रांच इंडिया में या फिर फैक्ट्री इंडिया में है या फिर एजेंसी इंडिया में या फिर इनमें से कुछ भी अगर इंडिया में है तो उसको क्या माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. मतलब कि सोचो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी की होने वाली इनकम तो क्या होने वाली थी, फॉरेन इनकम, और अक्रू अराइज भी क्या माना जा रहा था, फॉरेन इनकम. लेकिन क्योंकि वो फॉरेन कंपनी की ब्रांच इंडिया में है तो उस ब्रांच से होने वाली इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी. अब समझ में आया, अक्रू अराइज इंडिया. वैसे फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी की एक एजेंसी इधर है, वैसे फॉरेन कंपनी से होने वाली इनकम क्या मानी जाती है, फॉरेन इनकम. लेकिन यहाँ पे क्या है, एजेंसी, यहाँ पे क्या है, एजेंसी. तो एजेंसी की वजह से जो इनकम हो रही है उसको भी क्या माना जाएगा, डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया. ठीक है, तो पहला क्या हो गया, ब्रांच, दूसरा क्या हो गया, फैक्ट्री, एजेंसी. इनमें से कुछ भी अगर इंडिया है तो क्या माना जाएगा, है ना. अब लिखें इन फॉलोइंग केसेस it will not be treated as deemed to be accrue arise in India. Not be treated as deemed to be accrue or arise in India. लिखें मतलब कि कब कब नहीं माना जाएगा, है ना. फर्स्ट, मेयर इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया.
छोड़ो ना, ऐसे लिखो, ऐसा लिखो, ऐसे लिखो, परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, है ना, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ दैट, क्योंकि ये बिजनेस कनेक्शन भी नहीं है तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट ये डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, पहले लिख दो फिर एक साथ समझा देता हूं, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, सेकंड लिखें collection of news and view, collection of news and view in India for transmission abroad, थर्ड नंबर पे लिखें फिल्म शूटिंग, हाँ फिल्म शूटिंग, आगे लिखें, आगे लिखें इनकम फ्रॉम फॉरेन डायमंड माइनिंग, फॉरेन डायमंड माइनिंग कंपनीज फॉर displaying uncut diamonds in special notified zone, स्पेशल नोटिफाइड जोन, अलग 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 स्पेशल नोटिफाइड जोन्स होते हैं कुछ, वहां पे अगर ये अनकट डायमंड्स वगैरह अगर डिस्प्ले हो रहे हैं और उससे अगर कोई इनकम हो रही है तो वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। और क्योंकि ये सब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं है, इस बात का मतलब ये हुआ कि डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया भी नहीं है। मुद्दा समझ में आया? हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज नॉट डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया या फिर नॉट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इसका क्वेश्चन बन सकता है थ्योरेटिकल डायरेक्ट, आप इसे इंपोर्टेंट मार्क भी कर सकते हो, है ना, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन बनने लायक है, मतलब कि ठीक है। आप इसको ऐसा समझो कि मतलब मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं उसको समझना। सबसे पहले क्या हो रहा है, परचेज ऑफ गुड्स, सबसे पहले क्या हो रहा है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, मींस टू से मैंने यूके में एक कंपनी को बोल रखा है कि मैं तुमसे सामान खरीदूंगा और उसे मैं यूएस में एक्सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं तो छोड़ो, मैं तो इंडियन पर्सन हूँ, वो कंपनी ही है, वो कंपनी सिर्फ इंडिया में लेकर और उसे एक्सपोर्ट कर देती है। अब उससे अगर कोई भी इनकम हो रही है तो उसे बिजनेस कनेक्शन ऑफ इंडिया नहीं मानना है, यानी सिर्फ इंडिया में गुड्स रुका है और वापस चला गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है फॉरेन कंपनी, ठीक है, इंडिया को एक मीडिएटर मान लिया, एक बीच का रास्ता मान लिया, अगर ऐसा कुछ है तो उससे होने वाली इनकम को डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानना। दूसरे नंबर पे इसने बोला कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यू। अभी कई सारे इंडियंस बाहर है, ठीक है, तो वो न्यूज चैनल कौन सा देखते होंगे, आज तक, एनडीटीवी, ये देखते हैं, क्योंकि वो कहाँ है, यूएस है, तो उनको ज्यादा पंचायती रहती है इंडिया में क्या चल रहा है देखो। और कैसे समाचार मिलेंगे, न्यूज से मिलेंगे, तो न्यूज चैनल कौन से खरीदेंगे, सारे इंडिया वाले, है ना, आज तक खरीदेंगे, है ना, ये टाइम्स नाउ, भारत, ये सारे देखेंगे। अब होगा क्या, वो यहां से जो न्यूज एजेंसी है वो न्यूज कलेक्ट कर रही है और कहाँ व्यू कर रही है, फॉरेन में। कहाँ व्यू कर रही है, फॉरेन में। अब वैसे वो कंपनीज अगर इंडिया की है तब तो इंडियन इनकम हुई, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी फॉरेन की है और इंडिया की न्यूज इकट्ठी करके फॉरेन में दिखा रही है तो ऐसे में उसे डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानना है ना। आपको पता होगा, जानते भी हैं आप, रोमांस करने के जो तरीके हैं, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ,
मैं बता रहा हूँ जनरली जो तरीके हैं वो समय के साथ साथ बदले हैं, राइट। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो रोमांस दिखाया जाता था वो दिखाया जाता था सरसों के खेत में, काजोल भाग रही है, सरसों का खेत, काजोल भाग रही है, वहां से एक तेज हवा आएगी, उसने एक ग्रीन, केसरिया या ऑरेंज कलर की चुन्नी पकड़ी पहनी हुई है और वो चुन्नी उड़ेगी और उड़ के पीछे से शाहरुख खान आएगा और शाहरुख खान के मुंह पे आ जाएगी, शाहरुख खान उसे सूंघेगा और रोमांस खत्म। दिस वॉज रोमांटिक सीन, है ना। फिर आया इमरान हाशमी और उसने पूरी व्यवस्थाएं बदल दी, है ना। तो वो जब सीन होते थे वो वाले रोमांटिक सीन वो हम फैमिली के साथ देख सकते थे। फिर जब हम बड़े हुए तो इससे थोड़े ये तो इसको वल्गर बोलेंगे या नॉर्मल बोलेंगे, बहुत ही नॉर्मल, पर इसमें भी गड़बड़ थी, है ना। हमसे पहले वाली जनरेशन इस तरह के सीन में भी नजरें चुराती थी, फिर हमारी जनरेशन आई, है ना, फिर इमरान हाशमी आया, फिर दो तरह की मूवी, एक वो जो 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 देखा जा सकता है पेरेंट्स के साथ और एक नहीं देखा जा सकता है। और अब तो खैर मतलब क्या ही कहना, है ना। मतलब अब जो नेक्स्ट जनरेशन तुम्हारे बाद वाली जो आने वाली है ना, उनको तो मतलब है ना 8th में 7th में 9th में ही प्यार हो जाता है। तुम लोग वाले तो नहीं हो, तुम्हें 12वीं में हुआ, 12th में हुआ पहली बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझना बात को, जो फिल्म शूटिंग होती है इस तरह की जगहों पर, जैसे सपोज करो कि तुम्हारा खेत है सरसों का, ठीक है, वो आए, शाहरुख खान का फोन आया तुम्हारे पास कि यार वो पुरानी मूवी एक वापस से रिमिक्स बनानी थी, तो तुम्हारा सरसों का खेत 3 घंटे के लिए किराए पे चाहिए, शर्त क्या है, सरसों उगी भी होनी चाहिए, है ना। अभी उसका टॉम, वो कौन है, वो प्रियंका, निक जोनस, है ना। तुम्हारे पास निक जोनस का फोन आया कि यार वो इंडिया वाले उसी से खुश होते हैं, तो एक मेरे को भी वाला सीन क्रिएट करना है, प्रियंका भागेगी, चुन्नी उड़ेगी, मैं मुंह पे आएगी, मैं सूंघूंगा और सीन खत्म, ठीक है। और गाना चलेगा, है ना, चल छैया छैया छैया, ठीक है। तो वो तुम्हारा खेत उनको किराए पे लेना है, ठीक है। तुम्हें उन्हें पैसे दे दिए, तुम्हें पैसे मिल गए 1,00,000-2,00,000 रुपए, 3 घंटे तक वो भागे कूदे और शूटिंग करके चले गए। शूटिंग कहाँ हुई है, इंडिया में। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने मिलकर सोचा है कि इस मूवी को वो फॉरेन में दिखाएंगे। शूटिंग कहाँ हुई है, दिखाएंगे कहाँ पे, इंडिया में नहीं दिखा रहे। इंडिया में तो पता है कि सब लोग देख चुके हैं, निक जोनस को ऐसे करते कौन देखना चाहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सब लोग क्या देखेंगे, सब लोग ये वाली सीन कौन देखना पसंद करेगा, फॉरेन वाले। दिस इज इंडियन कल्चर, है ना, हैवी इंडियन कल्चर, है ना, वेरी गुड, ये वो, ठीक है। तो अभी शूटिंग कहाँ हुई, शूटिंग दिखाएंगे कहाँ पे, ये वाली इनकम नॉट डीम्ड टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया। इफ शूटिंग इज हैपनिंग इन इंडिया बट मूवी बाहर दिखा रहे हैं, तो इसे इंडियन इनकम नहीं कहा जाएगा, नॉट डीम्ड टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया। कोई मूवी की शूटिंग अगर इंडिया में हुई है, लेकिन वो शूटिंग इंडिया में नहीं, वो सिर्फ शूटिंग इंडिया में हुई है और शूटिंग इंडिया में होने के बाद में वो मूवी बाहर जाके अपना कमाई करने वाली है, तो उस मूवी की कमाई को इंडियन इनकम नहीं कहा जाएगा। मैं मूवी की कमाई की बात कर रहा हूं, तुम्हें जो किराया मिला है वो तो देना ही पड़ेगा ना, उस तुम्हारा तो इनकम है ही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शूटिंग करने के बाद अगर मूवी चल पड़ी तो मूवी जो पैसा कमाएगी, तो इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती हो हमारे पैसे लाओ, आए पैसे लाओ, किस बात के पैसे लाओ, नो 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 पैसा, ठीक है। फिर है, ये हो गया फॉरेन डायमंड माइनिंग कंपनीज, है ना, अनकट डायमंड्स वगैरह, ये वाली बात अभी मैंने आपको बताई। ये सारा नॉट डीम्ड टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया। ये मेरे नोट्स में लिखने से शायद रह गए थे, तो कोई बात नहीं, मैंने करवा दिए, है ना। परचेज हम फॉरेन से कर रहे हैं, हाँ आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, और क्या बोला था हमने, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वन बाय वन हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। गेट रेडी फॉर क्वेश्चंस। अब कुछ बातें नहीं भी आएगी, है ना, हो सकता है कि तुम्हें पसंद ना आए वो बात, बट तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, है ना। तुम्हें पसंद भी आ सकती है और नापसंद भी हो सकती है, पसंद आए तो भी स्वीकार करो, नापसंद हो तो भी स्वीकार करो। यस सर कि नो सर, बोलो हाँ है ना। ओके, मिस्टर बी, अ कैनेडियन सिटीजन। मिस्टर बी कौन है, कैनेडियन सिटीजन। कहाँ आया है, इंडिया। कब आया है, फर्स्ट टाइम, कौन सी डेट को, 21-22। कब आया है, 21-22 को। कितने दिन के लिए आया है,
अरे पूरा लिखना पड़ेगा 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 55 60 90 150 70 है ना। है कौन ये, कहाँ का सिटीजन है? ओ बोलो, कैनेडियन सिटीजन। तो चलो फटाफट से बताओ मेरे को 21 22 22 23 23 24 24 25 24 25 एंड 25 26। ठीक है, ये तो हो गए हमारे प्रीवियस ईयर्स। क्या हो गए ये हमारे प्रीवियस ईयर, और ये हो गए हमारे नंबर ऑफ डेज स्टे। ये क्या हो गए? नंबर ऑफ डेज। चलो 21 22 में कितने दिन रहा है बोलो? 55 डेज रहा है। 22 23 में हाँ 60 डेज रहा है। 23 24 में 90 डेज रहा है। 24 25 में 150 और 25 26 में 70 डेज रहा है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेजिडेंशियल, बोलो ना यार, क्या कैलकुलेट करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। तो लिखा मैंने कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर बोलो ना बी, मिस्टर बी। आ जाओ है ना। सबसे पहले इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कैनेडियन सिटीजन है, कौन है ये? और कैनेडियन सिटीजन है तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि एक्सेप्शन का क्वेश्चन हुआ? नॉर्मल क्वेश्चन हुआ। इंडियन सिटीजन ओरिजिन छोड़ के जा रहा हो या आ रहा हो तो एक्सेप्शन क्वेश्चन होता है। तो आ जाते हैं सबसे पहले, यस। चलो सबसे पहले चेक करते हैं बेसिक कंडीशन नंबर 1। ठीक है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रही है कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहने थे हम लोगों को? 60 दिन से। अच्छा पहले 182 है, 182 है क्या? चलो चेक करते हैं 60 वाली। 60 डेज है ना, है ना। कितना है? 70 डेज। तो ये कंडीशन पूरी तब होगी जब एंड पिछले 4 सालों में कितने दिन चेक करने हैं हमें? 365 दिन। तो मैं ग्रीन पेन से एक बार चेक कर लेता हूं। 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150 कितने दिन हो गए? 300 360 हो गए क्या? 355 हो गए। ओ हो। मुझे बताओ, ही इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? एज बेसिक कंडीशन नंबर 1 और बेसिक कंडीशन नंबर 2 is not satisfied. No basic condition is satisfied. No basic condition is satisfied. Hence non resident। यस सर कि नो सर? बोलो हाँ या ना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? डन है? पक्का डन है? हेलो, पक्का डन है? एकदम अच्छे से डन है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तुम क्या चाहते हो, मैं क्वेश्चन होमवर्क में ज्यादा दूं या मैं ज्यादा करवाऊं? होमवर्क में ज्यादा दूं और फिर मैं कहते वो टिपिकल तो कुछ होता ही नहीं है ना। टैक्स में टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता है। टैक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है तो कोई टिपिकल नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना टिपिकल होता है बस। जैसे अभी तुम्हें टिपिकल लग रहा है कि इजी लग रहा है? इजी अभी क्या है कि जैसे कई बार वर्ड सिटीजन दिखते हैं हमें लगता है कि टफ क्वेश्चन होगा। नो, कोई जरूरी नहीं है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। 19 है? बताओ ना प्लीज। अरे पन्ने 17 क्वेश्चन है। 17 ही लिखा हुआ है। अच्छा नीचे एक और है, वो 18 है। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द बिजनेस ऑफ HUF is transacted from Australia and all the policy decisions are taken there. ओ तरक्की, सुनो ना, HUF का बिजनेस कहाँ ट्रांजेक्ट हो रहा है और ट्रांजेक्शन्स भी कहाँ हो रहा है, मतलब बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम, आगे बढ़ो या खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया ना। HUF इज नॉन रेजिडेंट, पूछा क्या है पहले पता तो लगाओ सर। मिस्टर ई, द कर्ता ऑफ HUF हु वाज बोर्न इन कोलकाता विजिट इंडिया ड्यूरिंग 25-26 आफ्टर 15 साल, he comes to India as on 1st April 2025 and leaves for Australia as on 1st December 2025. Determine the residential status of E and HUF. ये हम क्वेश्चन शायद एक कर भी चुके हैं, सही है ना, होमवर्क। यहां पे स्टेटस किसका पूछा है, E का और HUF का। E का तो सीधा सा आ जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसका स्टे लगभग 240-45 दिन होगा, ठीक है। और HUF का हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। क्यों नॉन रेजिडेंट गौरव, क्योंकि HUF का सारा बिजनेस वगैरह कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। यस सर कि नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम दी फॉलोइंग, अच्छा कुछ नोट लिखे, नोट 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 नोट, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। अच्छा क्योंकि क्या देखो, इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी, है ना। व्हेन वी आर स्टडिंग इनकम टैक्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चैप्टर नंबर 3 का कोई पॉइंट चैप्टर नंबर 1 में आ जाए, चैप्टर नंबर 5 का पॉइंट, क्योंकि देखो पूरा टैक्स जो टॉपिक है उसका नाम है इनकम टैक्स। क्या टॉपिक है, इनकम के ऊपर टैक्स कितना लगेगा ये जब सीखेंगे तब हम लोग, तो अभी तो हम इनकम सीख रहे हैं तो टैक्स की बात ही नहीं कर सकते। अच्छा टैक्स वाला चैप्टर कौन सा है, सबसे लास्ट वाला, तो हमें क्या बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, जो टैक्स निकालना सीखना है वो हमें पहले सीखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सैलरी पे टैक्स निकालो, तो अभी तो हम सैलरी ही सीख रहे हैं, टैक्स तो लास्ट में सीखेंगे, टैक्स कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, मिक्स एंड मैच करके पढ़ाना पड़ता है, पहले पुराना उठा के पहले पढ़ा दो, यानी कि जो लास्ट वाला चैप्टर है उसकी कुछ बातें पहले पढ़ानी पड़ती है ताकि हम सैलरी में टैक्स निकालना आ जाए तो सीख पाए। फिर जब पांचों हेड हो जाते हैं तो पांचों हेड पढ़ के फिर उसका टैक्स निकालना सीखना पड़ता है। तो यानी कि इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। सिंगल चैप्टर के अंदर कुछ कुछ बातें कलेक्ट होते 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 तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते पूरी कलेक्टिवली फाइनल बात आएगी। यस कि नो। चलो लिखें, फ्रॉम दी फॉलोइंग, देखें पहले लिखें एक बार नोट 1, any agriculture income, any agriculture income, any agriculture income from India any agriculture income, any agriculture income from India is treated as exempted income, will not be taxable, is treated as exempted income क्या लिखा, any any agriculture income, हाँ treated as exempted, any agriculture income from India will be treated as exempted income. Next लिखें, any agriculture income from outside India, any agriculture income from outside India is taxable, from outside India is taxable। यानी कि एग्रीकल्चर इनकम कहाँ की है, आउटसाइड इंडिया, तो विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अगर एग्रीकल्चर इनकम है बाहर से आ रही है इंडिया में टैक्सेबल है, किसके केस में टैक्सेबल होगी, OR और NOR के केस में, NR है तो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है आगे बढ़े, आगे लिखें, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। पहले क्या होता था, ये क्वेश्चन आता ही इसीलिए था कि पहले क्या होता था, जो इंडियन कंपनी के डिविडेंड्स होते थे ना, क्या इंडियन कंपनी के जो डिविडेंड होते थे वो एग्जेम्प्ट होते थे, समय बदला, समय बदला और इंडियन कंपनी के डिविडेंड टैक्सेबल होने बंद हो गए। इंडियन कंपनी के डिविडेंड पहले क्या होते थे, टैक्सेबल, समय बदला टैक्सेबल होने बंद हो गए। नहीं सॉरी, पहले एग्जेम्प्ट होते थे,
अब एग्जेम्प्ट होने बंद हो गए, सॉरी 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 सॉरी, पहले क्या होते थे? एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्प्ट होते थे पता है? गवर्नमेंट क्या करती थी, कंपनी जब डिविडेंड दे रही है शेयर होल्डर को, कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर को, जब डिविडेंड दे रही होती थी तो उसी वक्त ही एक टैक्स ले लेती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब शेयर होल्डर को बोल दिया तुम टैक्स फ्री हो, शेयर होल्डर के हाथ में जो पैसा आता था वो टैक्स फ्री होता था। अब क्या हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाम की चीज हटा दी, अब सीधा शेयर होल्डर के पास आएगा और शेयर होल्डर की इनकम में ऐड हो जाएगा वो डिविडेंड, और अब शेयर होल्डर को टैक्स देना है अगर वो टैक्सेबिलिटी में आता है तो। इससे सरकार को तो टैक्स का नुकसान हुआ, लेकिन कई सारे लोगों का कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया कि कम से कम डिविडेंड तो टैक्स फ्री है। यस सर कि नो सर? तो आज की तारीख में डिविडेंड क्या है, टैक्स फ्री है कि टैक्सेबल है? टैक्सेबल। किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। पहले क्या होता था, इंडियन कंपनी का डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होता था, तो हम टैक्सेबिलिटी शेयर होल्डर की निकाल रहे होते थे, तो इसलिए हमें लिखना होता था कि इट इज एग्जेम्प्ट, बट नाउ इट इज टैक्सेबल। तो आप क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। अब तो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी का एट पार हो गया ना, दोनों का ही टैक्सेबल है। एंड फॉरेन कंपनी इज नाउ टैक्सेबल, इज नाउ टैक्सेबल। चाहे इंडियन कंपनी का हो चाहे वो फॉरेन कंपनी का हो, अब क्या हो गया है, टैक्सेबल हो गया। कौन? डिविडेंड। तुमने देखे क्यों? आज देख लोगे, बंद नहीं हो रहा है क्या अभी? कितनी देर देखा? कौन सा? मैंने मना किया था ना, सेकंड से देखना। फर्स्ट तो क्या है, वो ऑनलाइन वालों के लिए है, वैसे तुम लोगों को अलग से मतलब वो बता दिया है, वैसे सेकंड से शुरू करना। फर्स्ट में नियम कानून बता रखे हैं ना, लेक्चर कैसे रहेगा, कितने लेक्चर होंगे, क्या होगा, कितने घंटे होगा, वो सब क्या करना है तुम्हें, तुम तो फेस टू फेस में आ गए हो। ठीक है, तो आज से देखना शुरू करोगे, आज ही नहीं हो पाएगा, आज तो 2 होंगे 3 होंगे, जितने होंगे तो ठीक है, पर देख लेना। ठीक है, कहाँ आ गए हम लोग? बोलो पॉइंट बोलो। हाँ, बस भारत किसानों का देश है, और किसान अगर कोई भी एग्रीकल्चर से पैसा कमा रहा है तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। हाँ बोला था ना, एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हुआ, नॉट टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट मतलब नॉट टैक्स्ड, टैक्स नहीं लगेगा, इज एग्जेम्प्टेड। हाँ बोलो ना। इंडिया, वो फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम में इंडिया को क्या फायदा हुआ? अब तुम्हारे युगांडा में खेत हैं, पैसे लगा रखे हैं, खूब पैसे कमाए दाल बाटी में, है ना, युगांडा में खेत लगा दिए, ठीक है, और वो खेत जो है तुम्हारे मस्त उधर से मस्त जो है वो एप्पल वगैरह सब आ रही है यहाँ पे, तुम बेच रहे हो उनको ना, तो तुम इंडिया के हो, तुम्हारे जो इनकम आ रही है वो फॉरेन इनकम है, पर फिर भी टैक्सेबल है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है। और यही खेत अगर तुम्हारे गंगानगर में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, तो इंडिया में ही है ना, तो तुम किसान हो, तो टैक्स नहीं देना है क्योंकि एग्रीकल्चर। हाँ करो ना, भले तुम मर जाओ जो करो। हाँ, तो तुम किसान कैसे हुए, तुम तो बिजनेसमैन ट्रेडर हुए। समझ रहे हो मेरी बात को? किसान क्या करता है, मंडी में लाके बेच देता है, फिर मंडी वाले उसको, अच्छा तुम ऐसे किसान हो जो अपनी ही खेती को, है ना, अच्छे बॉक्सेस में पैक करके उसके ऊपर ब्रांड लगा के और सेल कर रहे हो, डायरेक्ट खेत से आया हुआ प्रोड्यूस, तो वो तुम्हारे लिए एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। हाँ, तो कई सारे अमीर किसान हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। क्यों नहीं देना पड़ता? क्योंकि ऐसे ही कमा रहे हैं वो। जैसे सपोज करो कि उनके यहाँ पे जीरा होगा, तो उन्होंने क्या किया, वो जीरा जो है, जीरा जो है वो जैसे ही जीरा आया, इधर से जीरा आया, इधर हाथों हाथ मशीन क्लीन किया, ये खेत में ही है, और यहीं से पैकिंग करके और उसको 1-1 किलो करके बेचना है, एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अब आगे बात को सुनना कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब डायरेक्टली बेचा जाता है, जो डायरेक्ट, अब जैसे गन्ना आया, गन्ने से तुमने शक्कर बनाई, अब छोड़ दो, अब एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हारे खेतों में जीरा आया,
तुमने उस जीरे से हाथों हाथ तुमने पीस के कुछ जीरा सांभर मसाला में डाल दिया, कुछ जीरा शाही पनीर मसाला में डाल दिया, कुछ जीरा तुमने पाव भाजी मसाला में डाल दिया, और तुम बोल रहे हो कि हम तो जीरा बेच रहे हैं, पीसा ही तो है। नाउ इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। आया क्या था और बेचा भी क्या है? जीरा, है ना, तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम है। और उस जीरे को तुमने कुछ भी और चेंज करके बेच दिया तो वो एग्रीकल्चर इनकम। गेहूं होगा, गेहूं बेच दिया, एग्रीकल्चर इनकम। गेहूं से क्या बनाया? नाउ इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर। गेहूं तक का पार्ट तो एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर की प्रोसेसिंग का खर्चा, उसके ऊपर का प्रॉफिट, नाउ नॉट अ एग्रीकल्चर इनकम। ये सब बातें हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एग्रीकल्चर इनकम पढ़ेंगे, अभी मत ले जाओ। मैंने कहा ना इनकम टैक्स इज एन, मैं अभी फ्लो में बह गया था ना, मैं एग्रीकल्चर इनकम वाले चैप्टर में चला गया था, मुझे नहीं बताना। मुझे सिर्फ अभी इतनी सी बात बतानी थी, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया, राइट। वो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया वाली होनी चाहिए। कनाडा के खेतों से अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो टैक्सेबल होगी। आगे लिखें, आगे लिखें, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट is past untaxed profit is not taxable in India, past untaxed profit is not taxable in India। ठीक है, डन है क्या? ओके ओके डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? पक्का डन है? ओके, डिविडेंड हो गया। लिखें गिफ्ट, कोई गिफ्ट मिला तुम्हें? ओ BMW दिया किसी ने गिफ्ट? मिलते रहते ना घर वालों से, तो दोस्तों से, तो जितने भी गिफ्ट मिल रहे हैं, चाहे रिलेटिव से चाहे नॉन रिलेटिव से, इसमें एक बात ध्यान रखना, रिलेटिव से मिलने वाले सारे गिफ्ट टैक्स फ्री हैं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? अब रिलेटिव कौन होता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा रिलेटिव, तो लिखें गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्टेड, दैट इज नॉट टैक्सेबल। सीमा में बार बार नॉट टैक्सेबल वर्ड नहीं यूज करूंगा, एग्जेम्प्टेड का मतलब ही क्या है? नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्टेड। आगे लिखें, गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, गिफ्ट कब मिला है? एट द टाइम ऑफ मैरिज इज नॉट टैक्सेबल इवन इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव। मतलब मैरिज के टाइम पे चाहे रिलेटिव से मिले चाहे नॉन रिलेटिव से मिले, टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि शादी भी कर रहे हैं ना, तो टैक्सेबल है। नॉर्मली नॉन रिलेटिव, जैसे सपोज करो कि तुम, है ना, एकदम मतलब टैक्स पढ़ के एकदम खुश हो गए, हमारा कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, लेकिन तुम्हें लगा कि यार सर ने सिर्फ 8,000 रुपए लेकर इतनी खतरनाक टैक्स पढ़ाई है, जो मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना, और एकदम अंदर तक टैक्स दी, 8,000 रुपए तो इसके बहुत कम बनते हैं, सर को प्लीज मुझे पैसे और देने पड़ेंगे, सर को मुझे और प्लीज पैसे देने पड़ेंगे। 8,000 तो तुमने दिए ही हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मैं और गिफ्ट दूं। मैंने कहा देखो, मैंने जो फीस डिसाइड कर ली उससे ज्यादा मैं क्यों लूंगा। ऑनलाइन वालों को तो मैंने 2026 वाले ऑफर में 2026 रुपए में भी टैक्स दिया है, जनरली 4,500, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए प्राइस में भी टैक्स दिया है, ठीक है, कभी 4,000 में भी टैक्स दिया है, कभी 3,500 में भी टैक्स दिया, ऑफर जब निकालता है तो मैंने तो तुमसे 8,000 ले लिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना है। तुमने बोला नहीं सर, तुम एकदम इमोशनल हो गई हो, बोले नहीं सर ये गोल्ड की चेन है, ऐसे करके निकाली, और बोले सर ये तो आपको लेनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा पागल हो गए, घर वाले मारेंगे। बोले नहीं सर ये गोल्ड की चेन तो आपको लेनी पड़ेगी, और ऐसे करके तो यहाँ पे रख के चली गई। मेरा भी मन बहल गया, है ना, तो मैं तो लेता नहीं हूँ, इन्हें रख के चली गई, मैं तो गिफ्ट लेता नहीं हूँ, पर ये तो लेके चली, रख के चलेगी, और गोल्ड का चेन, फिर आखिर तो ईमान डगमगाएगा इंसान का,
क्योंकि वो जो 3 तोले की है और आज के भाव लगभग तोले के भाव राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो 11.66 ग्राम होता है 1 तोले में, 10 ग्राम भी नहीं होता है। और वो मैंने देखा ये तो कम से कम है ना 5-5.5 लाख की होगी, 18 इंटू 3, 1,80,000 इंटू 3, 5.5 लाख रुपए का है। और मैंने कहा इसको मैं छोड़ दूं, और पीछे गौरव बैठा है, ये उठा के लेके चला जाएगा, है ना, तो छोड़ तो सकते नहीं है। और मैंने वापस से इसको बोला, मैंने कहा लो, तो बोल गुरु जी या तो मैं अंगूठा काट दूंगी नहीं तो ये ले लो। अरे मैंने कहा नहीं तुम अंगूठा रखो, मैं चैन रख लेता हूँ, है ना। अभी जो है मेरे को ये गिफ्ट मिला, शी इज माई रिलेटिव और नॉन रिलेटिव? नॉन रिलेटिव। नॉन रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट मेरे लिए टैक्सेबल होगा। मुद्दा समझ में आया? और अगर ये मेरी बुआ की बेटी बहन होती, मासी की बेटी बहन होती, है ना, या मेरी मासी लग रही होती, बुआ लग रही होती, है ना, तो या ससुराल में साली लग रही होती, इन सब केस में मेरी रिलेटिव है। ये सब क्या, इन सब के केस में क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, नॉन रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट टैक्सेबल होता है। लिखा आप लोगों ने? चलो आज के लिए बस इतना ही, होमवर्क लिखना शुरू करो फटाफट से, ना। और मेरी बात सुनो, आज मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ वो अगर तुमने घर पे किया तब तो ठीक, नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ईमानदारी से तुम्हें वो होमवर्क करना ही पड़ेगा। हाँ सर, वो गवर्नमेंट बीच में स्कीम लेके आती है ना कि वो लाडली बहना योजना वगैरह, हाँ तो उसके अंदर जो वो पैसे देते हैं हाँ, वो भी टैक्स फ्री है? टैक्स फ्री है, बिल्कुल टैक्स फ्री है, 100% टैक्स फ्री है ना। ओके चले, 7 नंबर होमवर्क, 8 होमवर्क, 7 होमवर्क, 8 होमवर्क, 7 होमवर्क, 8 होमवर्क है, 7 8 3 7 8 3 7 8 10 होमवर्क, 11 होमवर्क। 11 क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना, 11 क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो 70 लिखा है ना, ये नहीं, देखो 21 22 में 155 डेज है, 155 डेज है ना। और देन देन 21 22 में 155 डेज है, 22 23 में 260 डेज है, 260, ठीक है। और 22 23 में, फिर 23 24 में 280 डेज है, 280 डेज, ठीक है, कर लोगे? 155 देन 260 देन 280, फिर 12 होमवर्क, 12 होमवर्क, 12 के बाद में 12 के बाद में 12 तक होमवर्क, इतने होमवर्क देता हूँ ना। ये वाले कल कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग आगे नए क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल बढ़ते हैं आगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।